हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आई हूँ आपका एक सेकंड। हाँ, न्यूज़ इन शॉर्ट का। ठीक है, इसमें जो है आपका जो सोशल इशू है उसका जो है सारे जो मतलब जितने भी शॉर्ट्स न्यूज़ हैं वो सारे कवर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक से। और थोड़ा स्पीड से पढ़ाएंगे, मतलब समझाएंगे पूरा डिटेल में, बट थोड़ा स्पीड अप रहेगा, क्योंकि अगर स्पीड अप नहीं करूँगी तो शॉर्ट न्यूज़ भी बहुत लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को यहाँ पर ये देखिए क्या है कि यूनेस्को ने एक जो है रिपोर्ट, मतलब में बोल सकते हैं स्पोर्ट एंड जेंडर इक्वलिटी जो है एक प्लान जो है वो रिलीज़ किया है। यूनेस्को ने क्या किया, एक प्लान रिलीज़ किया है जो किस वजह से स्पोर्ट में जेंडर इक्वलिटी को लेकर के। और ये जो प्लान है वो जस्ट बिफोर द ओलंपिक गेम जो है वो रिलीज़ किया गया है। कॉज क्या है भाई, ये नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे देखिए रिपोर्ट है क्या, पहले समझिए। रिपोर्ट है स्पोर्ट एंड जेंडर इक्वलिटी, तो मतलब नॉर्मल सी बात है भाई, जो कहीं ना कहीं जो जेंडर इक्वलिटी है वो नहीं है इन द गेम। ठीक है, स्पोर्ट पॉलिसी में। तो वही बात कर रहा है कि और उन्होंने कुछ गाइडलाइन जो है प्रोवाइड कराई हैं फॉर जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव स्पोर्ट गाइडलाइन। ठीक है, ये बात कर रहा है। तो थोड़ा सा समझते हैं पहले ऑब्जर्वेशन में क्यों ये निकाली गई है और क्या इशू है। तो कह रहा है सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करें हम लोग तो 21% वुमेन ने माना है, और एथलीस्ट जो है, और 11% मैन ने। उन्होंने माना है कि भाई कहीं ना कहीं उन्होंने एक बार तो सिंगल बार क्या किया है, सेक्सुअल अब्यूज़ जो है उसको एक्सपीरियंस किया है इन द स्पोर्ट में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें हाई ड्रॉप आउट इन स्पोर्ट, तो कह रहा 49% ऑफ द गर्ल जो है उन्होंने कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट किया है जब वो एडोलेसेंट एज में। एडोलेसेंट एज कब से कब होती है, 11 to 19 अबाउट। ठीक है, तो इस एज में उन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया है, ड्रॉप आउट किया है। ठीक है, कंपेयर टू द बॉय, मतलब जो बॉयज है उनके पीछे भी 6 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो कॉज क्या है भाई फिर। तो कह रहा है कि कोई वुमेन्स जो है रोल मॉडल इनकी कमी है थोड़ी सी। उसके बाद बोला गया यहाँ पर जो सेफ्टी है उसका इशू, मेन देखिए सेफ्टी का इशू बहुत ज़्यादा आता है ना। उसके बाद हम लोग बात करें कॉन्फिडेंस जो है उसकी लैक की वजह से, और नेगेटिव बॉडी इमेज ये भी थोड़ा रहता है। आप देखिए कोई भी तो मतलब लोग, कोई बच्चा अगर कोई स्पोर्ट कर रहा है ना, कोई लड़की की बात करूँ तो भाई उसको फिर बॉडी को सेमिंग स्टार्ट कर देंगे, तुम तो लड़कों की तरह होती जा रही हो, है ना। तो ये थोड़ा इशू है, मतलब थोड़ा नहीं बहुत बड़ा इशू है फिलहाल। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, पे गैप इन द प्रोफेशनल कोर्ट, मतलब में स्पोर्ट। उसमें ये बोला गया है कि लगभग 50 हाईएस्ट जो हाईएस्ट पेड वाले एथलीट हैं ना, उन पूरे वर्ल्ड में उसमें कहीं पर भी कोई वुमेन का नाम नहीं है। तो समझ रहे हैं आप, मतलब कहीं ना कहीं पेमेंट जो है वो भी कम मिल रही है, किसको, वुमेन्स को, है ना। तो इसकी वजह से है। अब यहाँ पे थोड़ा स्कीम देख लेते हैं क्या क्या है। खेलो इंडिया स्कीम है स्पोर्ट ऑफ वुमेन के लिए। ठीक है, उसकी बात है अश्मितम, मतलब अचीविंग स्पोर्ट माइलस्टोन वाई इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। पोर्टल जो है वो स्टेब्लिश है। ठीक है, वुमेन एथलीट को एड्रेस करने की, उनको मतलब उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, ये पोर्टल है। उसके बाद है खेलो इंडिया 10 कदम। तो ये है एक आपका इसमें जो है कंपटीशन जो है वो कंडक्ट कराई जाएगी इंटरनेशनल वुमेन डे जो होता है 2023 में, उस पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें, आगे आते हैं तो और क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया लैक ऑफ वुमेन लीडरशिप। तो कह रहा 23 में हमने देखा है, जो हमारी रिपोर्ट की 24 चल रहा है, तो 23 में हमने कोई रिपोर्ट निकाली है। तो उसके अनुसार अगर बात करें हम लोग तो 30% ऑफ जो वुमेन है वर्ल्ड, क्या लिखा, 30% ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पोर्ट फेडरेशन हैव चेयर्ड बाई वुमेन। मतलब में 100 में से ओनली 30% ही वुमेन जो है वो चेयरमैन है, जब पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। इंडिया की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इंडिया तो वैसे ही पीछे रहेगा इस चीज़ में। ठीक है, क्योंकि इक्वलिटी की तो बात इंडिया में सबसे कमी है। तो कह रहा 30% ओनली वुमेन जो है वो आपकी जो है चेयरपर्सन के रूप में हैं इन द स्पोर्ट फेडरेशन। तो 4 एक्शन सजेस्ट किया गया है वाई गेम प्लान। तो कहा गया कहीं ना कहीं हमको जो एटीट्यूड है उसको चेंज करना होगा बाय द मीडिया कवरेज। मतलब मीडिया को इस तरीके से कवर करो भाई गेम को, जिससे जेंडर इक्वलिटी इनइक्वलिटी खत्म हो, और कहीं ना कहीं हमारा जो एटीट्यूड है वो चेंज हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें चैंपियन जेंडर इक्वलिटी। तो कह रहा है कि स्पोर्ट में लीडरशिप में गवर्नेंस में डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं वुमेन्स को लेकर के आना है। ठीक है, उसमें इक्वलिटी लेकर के आनी है। उसके बाद बोला है कि डेवलप कैपेसिटी एंड सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब दोनों टाइप के सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप करने हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो, और इसके बाद बोला गया है कि जो बजट आता है ना स्पोर्ट में उसको कहीं ना कहीं बढ़ाना है। कि देखिए बजट मान लीजिए एग्जाम्पल आपको 10 रुपये देना है और आता कितना है, ओनली 5 रुपये, तो बीच का गैप कौन भरेगा, तो वही इशू होता है।
तो वो कहीं ना कहीं बढ़ाना है। और कह रहा है कि कहीं ना कहीं जितने भी जेंडर बेस्ड वायलेंस है स्पोर्ट में उनको ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये आपका न्यूज़ यहाँ पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्या है, निर्फ निर्फ रैंकिंग 2024। तो निर्फ का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024। ठीक है, ये 9th एडिशन है। किसने ये पब्लिश किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नॉर्मल सी बात आपको दिख ही रहा है यहाँ पर क्या है, इंस्टीट्यूशन की जो है उसकी रैंकिंग की बात कर रहा है, मतलब एजुकेशन से संबंधित है। एजुकेशन संबंधित है तो कौन होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको रिलीज करेगा। ठीक है, लॉन्च को मतलब देखिए ये जो है 9th नंबर का एडिशन है। लॉन्च हुआ था A15 में, तो 2024 चल रहा है, ऐड कर लीजिए कितना है, 9 ईयर हुए ना, तो वो बात कर रहा है, वो जो है रिपोर्ट पब्लिश हुई है। तो कह रहा है इसमें जो है कि इट इट्स आउटलाइन एक मेथोडोलॉजी जो होती है वो फॉलो की जाती है फॉर द रैंकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। मतलब ये कंट्री का है, पहली बात तो दिमाग में रखना, ये इंडिया का है। इंडिया की जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है उनको यहाँ पर रैंकिंग की जाती है। ठीक है, तो 5 पैरामीटर है, क्या है, टीचिंग है, लर्निंग एंड रिसोर्स की बात करता है यहाँ पर, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस क्या क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ग्रेजुएशन पर आउटकम क्या निकल के आता है, आउटरीच एंड इंक्लूजिविटी। ठीक है, ये बात करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें परसेप्शन। देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है हमारे, जैसे कि आप टीचिंग पढ़िए, तो टीचिंग का मतलब ही क्या होता है कुल मिला के, बच्चे का परसेप्शन चेंज करना। इस टाइम के लिए क्या हो गया है भैया, जॉब दिलाना। मतलब एक नॉर्मल बता रही हूँ कि टीचिंग का मतलब जो है, लर्निंग का मतलब कुल मिला के ये होता है कि भाई जो पर्सन है उसके बिहेवियर में चेंज आना, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, परसेप्शन भी उसका चेंज करना। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, नेशनल बोर्ड ऑफ एसेडिटेशन जो है NBA। ठीक है, और ये कोलेबरेट करती है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म ऐसे याद रखिए, देखिए ये है क्या, INF को एक साथ करिए, इंफॉर्मेशन, LIV को एक साथ में, ठीक है, लाइब्रेरी नेट मतलब नेटवर्क है। ठीक है, इस टाइप से इसका फुल फॉर्म। सेंटर इन द, इसका सेंटर कहाँ पे, गांधीनगर। इन दोनों की कोलेबरेशन से जो है NBA और इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क जो है उससे बना हुआ है। ठीक है, कोलेबरेट करके दोनों बना हुआ है, मतलब जो रैंकिंग आती है। तो कह रहा है न्यू एडिशन की अगर बात करें, इसमें देखिए पहले क्या था, नॉर्मल यूनिवर्सिटी थी, लेकिन अब इसमें ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी भी, पहले सेंट्रल था सिर्फ, है ना, और स्किल यूनिवर्सिटी भी इसमें ऐड कर ली गई है। तो IIT मद्रास की अगर बात करें, ये लगातार जो है 6 टाइम अगर बात करें 2019 से 6 टाइम ऐसा हो रहा है कि ये भाई फिर से वही बनी है, मतलब टॉप मोस्ट कंट्री बनी है। ठीक है, कौन, IIT मद्रास। उसके बाद IIS बेंगलोर आती है। ठीक है, एडलुसेंट इन इंडिया की बात करते हैं, सेकंड को रेज कर देते हैं, चलिए। तो कह रहा है इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वेलबींग ऑफ एडलुसेंट इन इंडिया। ठीक है, रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट का नाम है, ठीक है, इसको रिलीज किसके द्वारा किया जाएगा, आप खुद ही बताइए। हम कहीं ना कहीं वेलबींग के बारे में, एडलुसेंट की जो वेलबींग है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात हेल्थ से रिलेटेड है। हेल्थ से रिलेटेड है तो क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें, देखिए अगर आपको मिनिस्ट्री याद नहीं हो रही ना तो कोई बात नहीं, परेशान बिल्कुल, उसको रट्टा मत मारिए बैठ के, आप बस पढ़िए, बस पढ़िए, कुछ टाइम बाद वो आपको खुद ही समझ में आएगा, उसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मेरा स्टार्टिंग फेज था ना, तो मेरे साथ भी यही इशू था कि भाई ये तो रट्टा मारनी है, हर एक न्यूज़ में ये स्पेशली रट्टा मारना है मुझे, तो ऐसा नहीं करना है। आप बस पढ़ते जाइए, आप एक जैसे होता है ना कि बुक रीडिंग, उसको पढ़िए आराम से, मतलब थोड़ा समझ के पढ़िए। बुक रीडिंग नहीं बोल सकते, रीडिंग नहीं बोल सकते, लर्निंग है ना, तो वो आप आराम से जो है वो पढ़िए। उसके बाद वो धीमे 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 क्या होगा, टाइम के साथ इवॉल्व होगा और आपको याद हो जाएगा चीज़ें, और आपको समझ आ जाएगा कुल मिला के इतना है। ठीक है, तो क्या रिपोर्ट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू इंटरवेंशन वेयर इन्वेस्टमेंट ऑन। तो कह रहा है कि यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये बताया कि भैया कहाँ पर इंटरवीन किया जाए जो है, जिससे कि हाई रिपोर्ट मिले, मतलब बोल सकते हैं कि हाई यील्ड जो है एडोसेंट में रिटर्न मिले हमको। ठीक है, तो कि अगर हाईलाइट की बात करें तो इंडिया में लार्जेस्ट एडोसेंट है जो बिटवीन द 10 to 19 पॉपुलेशन में है। ठीक है, तो ये बात करें हम लोग, उसकी बात करें कि लगभग टोटल अगर वर्ल्ड में बात करें तो 253 मिलियन जो लोग हैं वो एडोसेंट एज में आते हैं। ठीक है, ठीक है, एडोसेंट की मर्टलिटी रेट की अगर बात करें वो गिरा है, लेस देन 50 है। और एडोलेसेंट जो एडोलेसेंट जो है उनकी फर्टिलिटी की बात करें वो भी डिक्लाइन हुआ है बाय 83%।
2002 से 19 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यंग पीपल अगर बात करें जिन्होंने सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर ली, वो लगभग डबल हो गए हैं, क्योंकि 2005 में कितने थे 22%, अब कितने हो गए मोर देन 50%। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर बताया गया है कि 2021 और 2022 में अगर बात करें तो 18 ईयर की जो बच्ची हैं उनमें जो एक्सीडेंट होता है फैटल एंड रोड एक्सीडेंट जो बात करें तो वो 22.7% वो इंक्रीज हो गया है कहीं ना कहीं। ठीक है, सजेस्टेड इंटरवेंशन एज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट इंडियन इकॉनमी भाई, तो कह रहा है कि यहाँ पर ये बोला कि अगर हम लोग इंटरवेंशन करेंगे तो कहीं ना कहीं इंडियन इकॉनमी में बूस्ट मिलेगा, लगभग कितना 10.1% ऑफ एनुअल जीडीपी के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या इशू है जो एडोलेशन जो है वो फेस करते हैं। देखिए, एक एडोलेशन एज पता है कौन सी होती है, जहाँ पर हमारा कुल मिलाकर के बोल सकते हैं हम लोग कि जो हमारा हेल्थ होती है, मतलब जो हमारा हार्मोन्स होते हैं वो चेंजमेंट का टाइम होता है। यहाँ पर बच्चा अपनी आइडेंटिटी को खोजता है, वो कहीं ना कहीं फैमिली से भी दूर हो जाता है इस टाइम में। 18-20 के बाद फिर बच्चा फिर फैमिली में वापस आता है। आप खुद ही इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे कि आप जब 18-16 में ये वाले एज में थे तो आपको घर से दूर रहना है, आपको फ्रेंडों के साथ रहना, ये सब चीज़ें थी, लेकिन अब क्या है वो चीज़ नहीं होती है ना। तो वो बात कर रहा है यहाँ पर, मतलब कुछ मिला के बहुत हार्मोनल चेंज होता है, और दैट उस टाइम जो होता है बच्चे को एक प्रॉपर बोल सकते केयर की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा सुसाइडल केस भी इसी टाइम पे आते हैं। आई थिंक मैंने एथिक्स में पढ़ाया है इस चीज़ को, आप लोग देखिएगा, जाके चेक करिए। ठीक है, देखिए हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना के रखी है, हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट अलग से है। तो आप मेरे चैनल पे पूरा पे क्लिक करिए और वहाँ पे पूरे लाइन वार आपको क्या मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आपको जिस भी टॉपिक में, मतलब में जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपको एथिक्स में इशू आ रहा है तो आप एथिक्स की प्लेलिस्ट खोलिए, आपको जुलाई का, फिर उसके बाद अगस्त का और आगे फर्दर जो भी मंथ रहेंगे उनका आपको वीडियो मिल जाएंगे सीरियल वाइज, पर टॉपिक पे पर वीडियो बनाया है, और शॉर्ट न्यूज़ पे सिंगल वीडियो बनाया है। ठीक है, तो वो उसमें लिखा हुआ है, आराम से जाके चेक करिए। हर एक वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बट नॉर्मली जो आपको समझ में नहीं आ रहा उसको जाके और चेक करिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो यहाँ पर इशू क्या है, तो कह रहा है कि हेल्थ जो है को लेकर के, जैसे अनप्लान प्रेगनेंसी जो हो जाती है इस टाइम पे, है ना, माल न्यूट्रिशन जो होता है, डिशन उसके शिकार होते हैं बच्चे। मेंटल डिसऑर्डर की बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट डिप्रेशन एंड एंजाइटी, किसी भी बच्चे को पकड़ लीजिए सबके अंदर यही भरा हुआ है पहले से, है ना। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें हम लोग, अब इसका जो है वो बताएंगे। चलिए, एडुकेशन के बारे में बहुत अच्छे से जाना है तो प्लीज़ वॉच द वीडियो, है ना। आई थिंक अगस्त मंथ का ही है, जाके चेक करिए उसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें स्टूडेंट लर्निंग, ये भी बहुत बड़ा इशू है। हमारी जो पढ़ाई वो रुक गई है एक ही जगह पे। अभी बीएससी वाले ये बोलेंगे 3 साल से वहीं जगह लगे हैं, 4 साल से उसी जगह लगे हैं, लेकिन जहाँ से लगे वहीं पर खड़े हैं, कुछ आगे हो ही नहीं रहा है, मतलब वहीं पर पढ़ाई लर्निंग रुक गई है जैसे लग रहा है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, लर्निंग रुकी नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको दिखता है ऐसा कि लर्निंग रुक गई है। तो कह रहा है कि ड्यू टू क्या होगा, जब से एआई टेक्नोलॉजी आई तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का भी इशू आया है। चाइल्ड मैरिज की बात करें तो कह रहा है आल्दो की जो गर्ल्स की है, जो पहले एज 18 एज से जो लोअर होती थी उनकी शादी हो जाती थी ना, मतलब लोअर एज पे, तो वो अब चीज़ों कहीं ना कहीं कमी आई है। लेकिन कह रहा है कि 3 में से 1 जो लड़की है वर्ल्ड की, जो एज अ बोल सकते हैं चाइल्ड ब्राइड है, वो कहाँ रहती है, इंडिया में। मतलब इंडिया में जो रेट, भले ये चीज़ें कम हुई हैं बट नॉर्मली सबसे ज़्यादा कहाँ पे, इंडिया में ही है। वायलेंस एंड इंजरी जो होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट स्टेज में होते हैं, सेल्फ हार्म बच्चे पहुंचाते हैं, सुसाइड के केस आते हैं, तो भाई ये सबसे ज़्यादा होता है। आप कोटा में हर दिन देखिए एक नया जो है केस हो जाता है। मेडिकल वाले बच्चों को देखिए, सुसाइडल की केस सबसे ज़्यादा समझ में आते, उन्हीं की आती है। तो भाई प्रेशर है बच्चों के ऊपर, है ना। तो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे पता है क्या होता है कि अभी एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। भाई मेरी फ्रेंड एक थी, उसका जो भाई था दैट कोटा में रहता था, तो मेंटल डिसऑर्डर इतना गंदा उसको हुआ था कि दैट जैसे होता है ना कि उसको बहुत ज़्यादा उसको इलाज करने की ज़रूरत पड़ी। मैंने ये खुद से देखा है, मतलब होता है ना कि दैट ये आसपास की जो घटना है रियल वाली, वो बात करें तो मेन इम्पॉर्टेंट है कि इस टाइम भाई बच्चों को थोड़ा सा आप मतलब बहुत केयर की ज़रूरत होती है, कि वो एज ही ऐसी है, वो हार्मोनल चेंज ऐसे है कि बच्चे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते चीज़ों को, वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब आप 22 के होके नहीं कर पाते, तो उस टाइम हार्मोनल चेंज जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं फिलहाल। फिर वो बच्चा अभी उस एज में ही है जिस टाइम हार्मोनल चेंज होते हैं, तो कैसे कंट्रोल करे खुद को, उसका माइंड पे खुद का कंट्रोल नहीं होता है, और बिकॉज ऑफ दैट ही सेल्फ जो सुसाइड होते हैं वो आते हैं, सेल्फ हार्म बच्चा करता है खुद में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा, अगर आपके भी भाई बहन हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ को, थोड़ा सा उनसे एज अ फ्रेंडली रहिए भाई। ठीक है, क्योंकि उस टाइम ज़रूरत है उनको। आगे इंडिया इनिशिएटिव की बात की, राष्ट्रीय किशोर
स्वास्थ्य ठीक है, कार्यक्रम जो होता है वो है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2.0, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करें नेशनल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम अंडर आयुष्मान भारत, ठीक है। उसके बाद बोला गया मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 एंड नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी, उसकी बात करते हैं। यहाँ पर बात करें इंटरवेंशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कहा गया कि जो भी स्कूल हैं जो अंडर सब एरिया है वहाँ पर स्कूल खोलिए, ठीक है। पेडोलॉजी उसको चेंज करिए। पेडोलॉजी क्या होती है, जो एडोलेसेंट मतलब उस एज में जो बच्चे होते हैं, पेडोलॉजी देखिए कुल मिला के जो बच्चे एडोलेसेंट एज में आ जाते हैं तब उनको पढ़ाया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ को रटते नहीं हैं, वो चीज़ को समझना स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल उनका बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं पेडोलॉजी, उस पढ़ाई को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो कहाँ गया इरेजर, हाँ ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें मेरिट बेस्ड जो है वो कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप होनी चाहिए फॉर बेटर लर्निंग आउटकम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि साइबर जो बुलिंग होती है वो उसको प्रिवेंट करना है, इंटरपर्सनल जो वायलेंस होता है उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करना है, और प्रिवेंट करना साथ में अगर इशू होता भी है तो उसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। कॉमन हेल्थ डिसऑर्डर फॉर इम्प्रूव्ड क्या है एडोलेसेंट हेल्थ, कुल मिला के फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे की मेंटल हेल्थ। लोगों को ये बात कभी समझ में नहीं आती है, उनको ये मेंटल हेल्थ होती है वो तो लगता ही नहीं कि ये बीमार है, और रियल में वो बीमारी बहुत बड़ी है। कब हम लोग उस चीज़ में आएंगे सामने समझ ही में नहीं आता है। चलिए, तो कह रहा है इम्पार्ट लाइफ स्किल, जैसे ट्रांसफर पेमेंट टू द गर्ल, ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसकी बात कर रहा है चेंज इन द कल्चर एंड सोशल नॉर्म, ठीक है, टू कर्ब द चिल्ड्रन मैरिज, मतलब जो चाइल्ड मैरिज है उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं सोशल और जो हमारे कल्चरल नॉर्म है उनको खत्म मतलब चेंज करना होगा कुल मिलाकर, ठीक है। उसके बाद बोला ग्रेजुएट लाइसेंस स्कीम जो है जिससे क्या होगा इंजरी जो नॉर्मली कर्व करेगी किसको, इंजरी ऑफ द एडोलेसेंट की, ठीक है, ये बात बोला है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं मॉडल फोस्टर केयर गाइडलाइन। इस जो ये टॉपिक है इससे पहले मुझे रियल में ये फोस्टर केयर जो है इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी थी नहीं, और शायद मैंने आर्टिकल पहली बार इसको पढ़ा था, मतलब हो सकता है पहले कभी आया हो तो मेरे माइंड से स्किप हो गया हो, कहीं से स्किप हो रहा होगा। तो अडॉप्टेशन मैंने सुना था बट फोस्टर केयर नहीं सुना था, ठीक है, क्योंकि इतना उस फील्ड से हूँ नहीं तो फिर शायद तो भी है, चलिए समझाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से मैंने समझा, मैं आपको भी बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ फिलहाल। तो कह रहा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक रिलीज जो है किया है मॉडल फॉर द फोस्टर केयर गाइडलाइन, ठीक है, EMFCG 2024। तो कह रहा है कि जो है गाइडलाइन है वो सक्सेशन है, मतलब पहले 2016 है उसको चेंज करके कुछ है ना, उसके बेस पर उसके चीज़ों को चेंज करके जो है नई गाइडलाइंस निकाली गई। ये जो वेस्ट है कौन सा प्रोविजन है, जवलिन जस्टिस, ठीक है, जे जिसको बोलते हैं एक्ट 2015 पर बेस है। ये नॉर्मल किस चीज़ के रिलेटेड है, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, 2015 एंड जे मॉडल रूल्स, फिर 2016 की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अडॉप्टेशन रेगुलेशन 2022 एंड मिशन बाथ सेल स्कीम की बात कर रहे हैं। तो कह रहा फोस्टर केयर क्या है, वो एक ऐसा प्लेसमेंट जहाँ पर चाइल्ड को एक डोमेस्टिक इन्वायरमेंट मिले ऑफ फैमिली, ठीक है, अदर देन द चाइल्ड बायोलॉजिकल फैमिली। ऐसे समझाते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल कि एक कपल है, उनका बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा उस फैमिली में ना रहे, किसी और की फैमिली में रहे, और दूसरी फैमिली उसने उसको अडॉप्ट नहीं किया है, दिमाग में रखना, अडॉप्ट नहीं किया उसको एज अ फोस्टर केयर। मतलब फोस्टर केयर का मतलब ये होता है, देखिए समझिए, आप जो नॉर्मल चाइल्ड वाले जो इंस्टीट्यूशन होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कोई क्रिमिनल है, उनके जो बच्चे हैं कहाँ रहते हैं भाई, वो एक केयर होता है ना सेंटर, वहाँ पर रखे जाते हैं। तो ये चीज़ है कि भाई अब वहाँ पे अगर बच्चा रहेगा तो बच्चे को पता है जो इनिशियल ग्रोथ होती है ना 18 से पहले, उसके लिए इसको ज़रूरत है कि वो फैमिली के साथ में रहे। अगर वो फैमिली के साथ में नहीं रहता तो वो एक अच्छा इंसान बन के सामने भी नहीं आता है ना। क्योंकि देखिए बच्चे क्या होते हैं, कच्चा घड़ा है ना, जैसा आप ढालेंगे वैसा ढल जाएगा, ये चीज़ होती है। तो एक अच्छी फैमिली जो डोमेस्टिक फैमिली होती है उसका एनवायरनमेंट मिलना उसको बहुत, उसकी वो नीड है, ज़रूरत चीज़ है। लेकिन अब वही चीज़ है कि भाई वो चीज़ अगर नहीं मिली है तो वो जो बायोलॉजिकल या फिर कोई ऐसा कपल जो नॉर्मली कैपेबल नहीं है अपने बच्चे को अपने साथ रखने के लिए, तो वो बच्चा उसमें केयर में जाता है। तो उन बच्चों को एक ऐसी फैमिली को दे दिया जाता है नॉर्मली, समझिए समझाती हूँ सारा, जहाँ पर उसको इन्वायरमेंट मिल जाए। और हो सकता है जो फैमिली जिन कपल ने उसको लिया है, ठीक है, जिस कपल की फैमिली में वो रह रहा है, हो सकता है उनका बच्चा हो पहले से, हो सकता है उनके बच्चे ना भी हों। तो इस बात की कोई कंडीशन नहीं है कि तुम्हारा बच्चा होगा या नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर अडॉप्टेशन नहीं चल रहा है। अडॉप्ट जब करेंगे तो मेरी प्रॉपर्टी, मतलब जिस कपल ने अडॉप्ट किया है उसकी प्रॉपर्टी पर उस बच्चे का पूरा अधिकार होगा। लेकिन फोस्टर केयर में ऐसा कुछ नहीं है। फोस्टर केयर में 18 तक तुम उनके साथ रहो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी, तुम जहाँ भी जाओ। मतलब कुल मिला के एक इन्वायरमेंट देने का ट्राई किया जाता है, ठीक है, फोस्टर केयर में।
समझ आ गया होगा आई थिंक। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि डोमेस्टिक जो है एनवायरनमेंट जो है फैमिली का वो दिया जाता है बच्चे को, अदर देन द बायोलॉजिकल फैमिली। कुल मिला के बायोलॉजिकल फैमिली से तो वो फैमिली तो है ही उसकी, और किसी कारणवश वो फैमिली जब छूट जाती है ना, तो फिर नॉर्मल सी बात है, बच्चा जो है नॉर्मल इंस्टीट्यूशन में रहता है, वहाँ पर उतनी अच्छी केयर मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से उसको फोस्टर केयर में रखा जाता है अदर फैमिली के अंदर। दिमाग में रखना है इतना। क्लियर? आई थिंक क्लियर। उसके बाद हम लोग बात करें, जो फैमिली होती है जिनको फोस्टर केयर मिलती है, वो नॉर्मली बात करें वो अप्रूव की जाती है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा। ठीक है, अब ऐसा ही नहीं किसी फैमिली को पकड़ा देंगे बच्चे को ले जाओ और इसकी केयर करो, ऐसा नहीं है। वो नॉर्मली अच्छे से अप्रूव की जाती है। ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर। ठीक है, तो रिवाइज गाइडलाइन में क्या बोला है, चाइल्ड एलिजिबल फॉर जो है फोस्टर केयर, कौन से बच्चे जो एलिजिबल हो जाएंगे, तो वो बच्चा जो 6 ईयर जो है चाइल्ड इंस्टीट्यूशन में रहा है और किसी कमेटी इंक्लूडिंग में रहा है, तो कह रहा है हार्ड टू प्लेस चिल्ड्रन। उसके बाद हम लोग बात करें चिल्ड्रन हैविंग, तो वही बात कह रहा है कि उसको कब किसी कम्युनिटी में फिर किसी इंस्टीट्यूशन में रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी कुछ ज़रूरतें होती हैं बच्चों की। ठीक है, स्पेशल नीड होती है, और एंड द जो बच्चा होता है उसका जो पेरेंट्स होते हैं, जो गार्जियंस होते हैं, वो अनफिट होते हैं उस बच्चे को रखने में, है ना। तो इसके लिए फिर उसको एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी ऑफ टू फोस्टर केयर बात करें, एनी पर्सन जो मतलब जो शादीशुदा कपल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, वाट एवर और नॉट, मतलब उनका बच्चा हो, बायोलॉजिकल सन या डॉटर हो या ना हो, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो एक फोस्टर केयर के एलिजिबल हैं। ओनली मैरिड कपल लिखा है। कब? 2016 में। अभी जो चेंज हुआ है उसमें ये बोल दिया गया कि सिंगल जो फीमेल है वो भी फोस्टर केयर रख सकती है, अडॉप्ट कर सकती है बच्चे को, किसी भी जेंडर का। दिमाग में रखना है, वुमेन जो है वो अडॉप्ट मतलब जो फोस्टर केयर है, एक सेकंड चाहिए, हाँ, वुमेन जो है वो फोस्टर केयर कर सकती है, मेल का भी, मतलब एक मेल बच्चे का भी और एक फीमेल बच्चे का भी, जो फीमेल है अगर वो अकेली है। ठीक है, लेकिन एक मेल जो है वो नॉर्मली एक मेल का ही जो है फोस्टर केयर कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है। यहाँ पर दोनों चीज़ें लिखी, फोस्टर केयर एंड अडॉप्शन। ठीक है, अडॉप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, मतलब अडॉप्ट और फोस्टर केयर दोनों की बात कर रहा है। मतलब अडॉप्ट का मतलब क्या, आपकी सारी प्रॉपर्टी बच्चे को जाएगी, 18 के बाद भी बच्चा आपका है, लीगली वो खुद आपका हो चुका है। फोस्टर केयर का मतलब क्या है, सिर्फ एक केयर के लिए इन्वायरमेंट आपने उसको दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल अगर लेती है तो दोनों जेंडर के किसी बच्चे को ले सकती है, लेकिन अगर मेल एक सिंगल है तो वो, ठीक है, एक ओनली उसको। यहाँ पर ये बोला है कि कोई कपल अगर उसको लेना चाहता है तो नॉर्मली उनकी 2 ईयर की जो है स्टेबल रिलेशनशिप होना चाहिए। ये ऐसा क्यों दिया गया तो समझाते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम्पल, कोई कपल ने शादी की, ठीक है, उन्होंने फोस्टर केयर लगाया, लेकिन उनके घर का एनवायरनमेंट में वही दिक्कत है, हर दिन वो लड़ाई झगड़ा होता है, हर दिन क्या होता है, डिवोर्स वाली बात होती है। तो तुमको क्या लग रहा है कि जो बच्चा है उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का? जब रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं है तो घर ही खुश नहीं है, और घर खुश नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है? वो पूरा इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर जाएगा, नॉर्मल सी बात है ना। तो इसके लिए वो चीज़ अलाउ नहीं की जाती है। फोस्टर ऑपरेशन की बात करें, यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं, फोस्टर पेरेंट्स, उनको अलाउ किया जाता है, जो कोई जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, जो पेरेंट्स हैं जो फोस्टर केयर वाले हैं, मतलब है ना, केयर करते हैं, नॉर्मली उन्होंने 2 साल अगर बच्चे को रखा है तो उनको अलाउ किया जाता है कि तुम चाहो तो भाई अडॉप्ट कर सकते हो बच्चे को। ठीक है, मिनिमम 2 ईयर तुम पहले रख लो उसको, फिर अडॉप्ट कर लो। ठीक है, अडॉप्ट उस बच्चे को सेम को अपॉर्ट जो है कर सकते हैं। पहले क्या था, अगर बच्चा जो है वो आप 5 साल तक आपके पास जो है फोस्टर केयर में है तो आप फिर अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम क्या कर दिया गया, 2 ईयर का कर दिया गया है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैगलस डे। इसको इरेज करते हैं, चलिए। ओके, यहाँ पर क्या बोला है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने है जो नई गाइडलाइन जारी की हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वैगलस डे। ठीक है, फॉर द जो स्टूडेंट है किस क्लास के, 6 to 8 के जो बच्चे हैं उनको लिए एक गाइडलाइन जारी की है कि कुछ डे जो है वो उनके विदाउट जो है बैक हो जाएंगे आराम से। तो कह रहा है कि ये किस एजुकेशन पॉलिसी में किया गया है, तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, उसमें बात करा गया है। तो कह रहा है यहाँ पर जो है बच्चे जो है उनको 10 डे जो है वैगलस पीरियड दिया जाएगा ड्यूरिंग द जो ग्रेड है 6 to 8 के बीच में। ठीक है, इसमें क्या होगा, वो इंटर्न करेंगे विद द लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट, जिससे मतलब वो कारपेंटर के पास जाएंगे, गार्डनर के पास जाएंगे, पोटर के पास जाएंगे, ठीक, आर्टिस्ट के पास जाएंगे और चीज़ों को सीखेंगे। मतलब में वाई बोल सकते ऑब्जर्वेशन से चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग जो है कैपेसिटी वो उनको डेवलप करना है। उसके बाद वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना, चीज़ों को सीखें। ठीक है, कम्युनिटी को जाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि हम लोग अपनी सोशल चीज़ों को नहीं जानते, सिर्फ बुक में जो रट्टा है वो चल रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें ज़रूरी है कि बच्चे उन चीज़ से अवेयर हों, है ना।
तो कैसे हम उन कम्युनिटी पे इंटरडिपेंडेंस ये जाने, ठीक है, उनकी डिग्निटी, लेबर की डिग्निटी जो है ना, उनका हार्ड वर्क, जो उनकी एक्टिविटी, उसको कहीं ना कहीं पहचाने। तो अगर ये सब चीज़ें होंगी तो पता है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा, मुझे पर्सनली लग रहा है, क्योंकि जब बच्चा एक उन पर्सन से कनेक्ट होगा ना, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट आएगी। और एक पर्सन दूसरे की रिस्पेक्ट करना अगर सीख जाए ना, तो भाई दुनिया ही बदल जाए, है ना। तो वो चीज़ें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्टिविटी ऑब्जर्व की। अगर बात करें तो बच्चा जाएगा, विजिट करेगा, कहाँ पर जो सर्वे ऑफ वेजिटेबल जो मार्केट होती है, ठीक है, चैरिटी विजिट कर सकता है, सर्वे ऑन रिपोर्ट राइटिंग ऑन पेट केयर जो होता है, ठीक है, डुडलिंग जो हो गया वो, उसमें आराम से जाएगा, उसको सर्वे करेगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। हैबिटेट फॉर द जुंगा ट्राइब, ये पढ़ लेते हैं, आई थिंक ये लास्ट भी है। आई थिंक आज मैं नाइट में ना जो वीडियो तो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, थोड़ा हेल्थ इशू था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही ना, तो क्या ही बताया। अच्छा चलिए, अब देखिए जरा, तो कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने एक अप्रूव किया है हैबिटेट राइट फॉर जुंगा ट्राइब ऑफ क्योंझार, ठीक है, कहाँ पर ये उड़ीसा में पड़ता है। आ PBTG पर्टिकुलर बलरेवल ट्राइब ग्रुप, ठीक है, पर्टिकुलर बलरेवल ट्राइब ग्रुप, ठीक है, PBTG, ठीक है, उड़ीसा में की बात कर रहा है। अदर सर ट्राइब की बात करें यहाँ पर जुंगा ऑफ तो जिसपुर है, पौड़ी, ठीक है, व्यांस ऑफ दिवगढ़ है, इन उड़ीसा की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करें वारिया जो है PBTG है वो MP की है। उसके बाद हम लोग करें कमर जो है PBTG, उसके बाद है बैगा PBT, इन छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है। हैबिटेट राइट, इनके पास क्या है, हैबिटेट राइट्स हैं, पहले से बताया गया है। हैबिटेट राइट्स की बात करें हम लोग, ये इंट्रोड्यूस किया गया था शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर जो है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो आया था 2006 में, उसके द्वारा जो हैबिटेट है उसको कहीं ना कहीं उसको राइट को रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA, ठीक है। FRA डिफाइन करता है हैबिटेट को, एक वो एरिया जो पहले जहाँ पर कस्टमरी हैबिटेट, मतलब जहाँ पहले कोई ट्राइब रहती हो, और अदर हैबिटेट जैसे मान लो एग्जांपल रिजर्व जो फॉरेस्ट होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, उनके अंदर, ठीक है, एक प्रिमिटिव जो ट्राइब्स ग्रुप है, ठीक है, या फिर प्री एग्रीकल्चर जो कमेटी है, उसकी हैबिटेट को रिकॉग्नाइज करता है, या फिर और कोई जो फॉरेस्ट ड्वेलर है ST के, ठीक है, उनकी बात करते हैं। तो कह रहा है कि जो है हैबिटेट जो राइट है वो कहीं ना कहीं अनाउंस किए गए हैं एक सीरीज ऑफ कंसल्टेशन के द्वारा। कौन कौन ने कंसल्ट किया है, तो जो कम्युनिटी के मेंबर हैं, ट्रेडिशनल लीडर जो रहे हैं, वुमेन्स लीडर होंगे, डिस्ट्रिक्ट और फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब ने मिल करके कहीं ना कहीं क्या है जो हैबिटेट राइट है उसको अनाउंस किया है, उसको कंसल्ट करने के बाद चीज़ें की गई हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा मन किया कर दिया, वो चीज़ों का पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट सारा दे के उसके बाद ही चीज़ों को अलाउ किया जाता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ PBTG क्या है, देखिए, कस्टमरी जो टेरेटरी तो मतलब कुल मिला के जो है उनको राइट्स मिलेगा ओवर द जो उनका कस्टमरी टेरिटरी है जहाँ पर पहले हैबिटेट करते होंगे, ठीक है। सोशल कल्चरल जो उनकी प्रैक्टिस होगी उन पे, इंटेलेक्चुअल जो नॉलेज है उनकी, ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज जो हो गई, कंजर्वेशन ऑफ देयर नेचुरल एंड कल्चरल हैबिटेट, इन सब पर कहीं ना कहीं उनको क्या है राइट्स मिल जाएगा। अब समझिए एग्जांपल, कोई चीज़ जगह से हमने ट्राइब्स को हटा दिया तो कहीं ना कहीं उनका कल्चर डिस्टर्ब होता है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो रहने का तरीका, उनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है किसी पर्टिकुलर फील्ड को लेकर के, जैसे होता है ना किसी फॉर एग्जाम्पल करीबा हम लोग बोलते हैं सॉइल जो आती है सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए, या फिर कुछ भी समझिए, छोड़िए उसको। तो स्पेशल उस जगह पे हमने मान लीजिए एग्जांपल यहाँ पर कोई मेडिकल पौधा है, उसके बारे में जानकारी किसको है, सिर्फ उस ट्राइब्स को है। आपने इस ट्राइब्स को यहाँ से भगा दिया तो क्या होगा, उसके बारे में जो स्पेशल नॉलेज है वो आपको नहीं मिल पाएगी ना, तो वो चीज़ें हैं। तो इतना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट PBTGs, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसको जो है 75 जो PBTG जो है वो रिकॉग्नाइज की थी अक्रॉस द 18 स्टेट और 1 UT के अंतर्गत की बात करें हम लोग, ठीक है। ये रिकमेंड किसके द्वारा किया गया था PBGT के बारे में, जो हमारी देवदार कमेटी थी 1960 से 61 के बीच में बनी थी, इन्होंने ये जो है रिकमेंडेशन दी थी, उसके अकॉर्डिंग ये 75 PBTG जो है बने हैं, ठीक है। उड़ीसा में अगर बात करें तो 13 PBGT हैं, समझिए, ठीक है, हाईएस्ट अमंग ऑल द स्टेट एंड UT हैं। उसके बाद हम लोग क्राइटेरिया की बात करें, आइडेंटिफाई द PBGT क्या है, तो प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए उस जगह पे, ठीक है। बहुत लोअर लेवल ऑफ लिटरेसी अगर होगा। उसके बाद हम लोग बात करें इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होगी और स्टेगनेंट पॉपुलेशन होगी, ठीक है, डिक्लाइन हो रही हो पॉपुलेशन या फिर वहीं पर रुक गई हो, बढ़ ना रही हो, तो फिर उस जगह को हम लोग क्या करेंगे
TG में जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। अब थोड़ा जिंगवा ट्राइब के बारे में समझ लेते हैं। इन नेटिव से कहा कि जो हिल ऑफ क्योंझार है, ठीक है, पलहारा इन अंगुल जो है जगह, वहाँ पर बात करो, और प्लेन ऑफ देन कनाल इसके जो है नेटिव्स में है, वहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पर दो जगह, दो जो ट्राइब्स, दो चीज़ों में डिवाइड, एक हिल वाली और एक प्लेन वाली। तो हिल वाली को बोला गया, क्या बोला है, थानिया, और यहाँ पर बोला गया है प्लेन वाली को मंगोडिया चुंगा, ठीक है। तो ये दो से होता है ना कि जो थोड़ा सा प्लेन एरिया में रहते हैं उनका थोड़ा सा कल्चर अलग रहेगा, और दैट लोअर में वो कम। जैसे अभी आप मणिपुर का वाला केस देखिए, है ना, उसमें दो ट्राइब है, एक प्लेन पे रहती है, एक कहाँ पे रहती है, हिल्स एरिया पे रहती है, और बहुत इशू है इस बात का, ठीक है। इन दोनों में बहुत थोड़ा सा कट्टापंथी जो है वो चल रही है। आप एक काम करिए, आज जाके चेक करिए कौन कौन से ट्राइब्स रहती हैं और किस चीज़ का इशू चल रहा है, थोड़ा सा पता होना चाहिए भाई। मैं यहाँ तो बताने वाली नहीं हूँ फिलहाल पूरी डिटेल में, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर वीडियो, ठीक है। हिस्ट्री अगर बात करें तो नॉर्मल सी बात है भाई, ये ओजने इनको नूना जाना जाता था, नॉर्मली नोन किया जाता था पटुआज करके, ठीक है। क्यों भैया, क्योंकि ये नॉर्मली जो लीफ की स्कर्ट होती था उसको पहनते थे, इसलिए। ऑक्यूपेशन की अगर बात करें, ओजने सिफ्टिव कल्टीवेशन करते थे, ठीक है। तो लाज चौसा जो है ये सब चीज़ें थी। उसके बाद हम बात करें, अब धीमे धीमे जैसे नॉर्मल सी बात है, टाइम चेंज हुआ तो धीमे धीमे लोग सेटल जो एग्रीकल्चर है उसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो उसके बाद हम बात करें, स्किल क्या है, जो है कॉम्स हैं उनको डेकोरेट करते, डेकोरेटिव कॉम बनाते हैं, और टॉम्बो जो टोबैको जो केसेस हैं उनको बनाते हैं, ठीक है। इतना हो गया आई थिंक। ये आपका जो है सोशल इशू का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। दिमाग में रखना है, सोशल इशू जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया आपका, और मैंने अभी तक जो कंप्लीट कराया है उसमें आपका आर्ट एंड कल्चर पूरा कंप्लीट हो गया है, और एक टॉपिक और है, मुझे अभी इतना दिमाग में नहीं आ रहा फिलहाल, तो वो टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो 3 टॉपिक आपके अगस्त मंथ की भी कंप्लीट हो चुके हैं। आप जाके एक बार चेक कर लीजिए पूरा, जिस भी टॉपिक में आपको ज़रूरत हो। तो वो पहले चाहे तो आप पहले कमेंट कर सकते हैं कि दीदी ये वाला टॉपिक पहले पढ़ा दीजिए, तो मैं उसको पहले कर दूँगी, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये और अच्छा एथिक्स का, हाँ, एथिक्स का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैं इसको टिक लगा के रखती हूँ कि भाई आज इसको खत्म करना है, ये खत्म करना है, इस टाइप का। तो ये आपका खत्म हो गया है। एक सेकंड और रुकिए, आपका अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, मैं सोची फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, उसको थोड़ा लंबा रहता है ना, थोड़ा मन नहीं करता पढ़ाने का, क्या ही करें, आपका तो भी पढ़ने का मन नहीं करता होगा ना बहुत देर टाइम लगाता है खत्म होने में। चलिए इसी स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल गवर्नेंस को। तो पहला टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो आपका किसका आएगा, आपका सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। जय हिंद।